Now students of semester 2, this is paper 1. आपको सिलेबस मैंने भेज दिया है, उसके रेफरेंसेस को देख लें। इस पेपर की जो पहली यूनिट है उससे रिलेटेड ई कंटेंट आपको कुछ भेजे जा चुके हैं, कुछ भेजे जा रहे हैं। ई कंटेंट्स कहाँ पर हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि ई कंटेंट्स के अंतर्गत मैटर और फिगर्स दोनों अवेलेबल होंगे। यूनिट 1 से संबंधित ई कंटेंट्स जो आपको अवेलेबल हो रहे हैं उन सभी के बारे में यूनिट 1 से रिलेटेड ये कुछ वीडियो लेक्चर हैं जो 1, 2 या 3 होंगे। यूनिट 1 स्टार्ट होती है इस बात से जहां हमने आपको छोड़ा था सेमेस्टर 1 में। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेकर ओलिगोपोली तक जो कुछ भी हमने पढ़ा वो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म है। अल्फ्रेड मार्शल जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ न्यू क्लासिकल ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स के थॉट ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोपाउंडर थे, कैम्ब्रिज स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने न्यू क्लासिकल स्कूल की स्थापना की थी। अब तक जो आपने पढ़ा था ओलिगोपोली तक वो सब न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म थी। जैसे जैसे समय बीतता है हम कह सकते हैं कि 1938 तक 1938 तक फर्म के सिद्धांतों की व्याख्या में जो विचारधारा प्रयोग की गई वो 9 प्रतिष्ठित विचारधारा थी। दैट वाज न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म। 1938 तक जो भी फर्म की विचारधारा थी वो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म थी। 1939 1939 जब आता है एक बात होती है, R.L. हॉल एंड C.I. हिच, हॉल एंड हिच, इन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थीं, अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के लिए ये जानने की कोशिश की कि वहाँ उनमें कीमत निर्धारण कैसे होता है। इसके लिए उन्होंने कई फर्मों को चुना। एम्पिरिकल स्टडी थी और उस एम्पिरिकल स्टडी के अंतर्गत उन्होंने पाया कि फर्म जो कीमत निर्धारण करती हैं वो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म के मार्जिनल रूल के हिसाब से नहीं बल्कि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग यानी कि औसत लागत के आधार पर तय करती हैं। ये उन्होंने अपने अनुभव में पाया। इसी समय कई और डेवलपमेंट्स होते हैं, कई और बातें होती हैं। 1940 के दशक में कई अर्थशास्त्री जैसे कि R.A. लेस्टर, R.A. गॉर्डन, M. फ्रीडमैन, मैक्लफ, इन सभी लोगों ने धीरे धीरे इस बात को कहना शुरू किया कि जो नियो क्लासिकल विचारधारा थी उसके जो सोच और एजम्पशंस थे
वो ठीक नहीं थे। जो वर्तमान में व्यवहारिक स्थितियां हैं उसके आधार पर अगर देखा जाए तो फर्म के व्यवहार के जो तरीके हैं वो न्यू क्लासिकल चीज़ों से मैच नहीं खाते। यहाँ पर एक नया टॉपिक जो आपके सिलेबस का यूनिट 1 का है उभरता है, दैट इज कॉल्ड द न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म, द अटैक ऑन मार्जिनलिस्ट। जो फर्म का 9% सिद्धांत था जो सीमांत पर आधारित था, MC बराबर MR, उसकी आलोचना होती है, उस पर अटैक होता है। अटैक का मतलब ये कि आप जो बातें कह रहे थे व्यवहार में वो बातें नहीं पाई जाती हैं। ये बातें जब 1939 के आगे 1940 के दशक में सामने आती हैं तो 1940 से जो पहली चीज़ सामने आई वो बात है कि न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म की आलोचना। और न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म की आलोचना कई आधारों पर हुई। पहला, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से लेकर ओलिगोपोलिक तक हम ये मानते हैं कि न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म में एक बेसिक एजम्पशन है, द एंटरप्रेन्योर इज द ओनर ऑफ द फर्म। जो उद्यमी है वही फर्म का मालिक है। इसकी आलोचना हुई। ये कहा गया कि जो मॉडर्न फर्म्स का सेटअप है उसको अगर हम देखें तो उसमें हम पाते हैं दैट ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जो नई फर्म की स्थितियां हैं, जो मॉडर्न सेटअप है, वो बताता है अरे भैया मालिक कोई और है और वो मालिक अपनी फर्म की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए किसी एंटरप्रेन्योर को रख लेता है। जैसे हम आज देखते हैं कई बड़ी कंपनियां हैं, मालिक कोई और है लेकिन उसने किसी एक खास आदमी को रखा है जिसको CEO ऑफ कंपनी कहते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एंड दैट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज एंटरप्रेन्योर। मालिक कोई और है। किसी भी मॉडर्न कंपनी को हम देखें, टाटा, बिरला, अंबानी, ओनर एक है लेकिन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो दूसरा है। दैट इज ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। जबकि न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म में हम ये मान के चलते थे, वहाँ यही बात होती थी। बात क्या होती थी, वहाँ कुछ लिखा ही नहीं जाता था, केवल एक ही चीज़ थी, जो भी सोचने वाला है, करने वाला है, देखने वाला है, ये वो या तो एंटरप्रेन्योर है या ओनर है, और जो ओनर है वही एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है वही एंटरप्रेन्योर है। लेकिन पहली आलोचना ये आई कि एंटरप्रेन्योर अलग है और ओनर अलग है। पहला क्रिटिसिज्म। मॉडर्न फर्म्स का जो सेटअप है उसमें ओनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप सेपरेट है। दूसरा बात, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म में कहा गया कि फर्म का उद्देश्य है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरीज में एक्सपीरियंसेस देखे गए, अनुभव देखे गए, उनमें पाया गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो उद्देश्य है वो किसी एक फर्म के तमाम उद्देश्यों में से केवल एक है। फर्म अपनी लॉन्ग रन ग्रोथ चाहती है, फर्म चाहती है वो लंबे समय तक बनी रहे, फर्म चाहती है कि लंबे समय तक वो काम करे, उसके प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन हो। वो शॉर्ट रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में विश्वास नहीं रखती, उसका लॉन्ग रन सर्वाइवल में विश्वास है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म कहती थी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्तमान के हिसाब से देखा जाए तो वह फर्म के उद्देश्यों में से
एक उद्देश्य है, लेकिन नो डाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आज भी मॉडर्न थ्योरी ऑफ फर्म में एक उद्देश्य है, लेकिन इम्पॉर्टेंट उद्देश्य है, क्योंकि जब लाभ होगा तो लाभ से जो पैसा मिलेगा वो फर्म के विविधीकरण में, निवेश में, आगे बढ़ने में काम आएगा। Profit maximization is important, but profit maximization is not the only goal. एक और डिफरेंस आया। न्यू क्लासिकल केवल वहीं तक कहते थे, मॉडर्न थ्योरीज कहती है नहीं नहीं, लाभ को बढ़ाना, लाभ को अधिकतम करना फर्मों के उद्देश्यों में से केवल एक उद्देश्य है, फर्म के कई और उद्देश्य होते हैं। तीसरी बात, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म कहती थी कि जो डिसीजन रूल है फर्म का वो है मार्जिनल रूल, दैट इज MC = MR। लेकिन हॉल एंड हिच ने जो अनुभव से, एम्पिरिकल स्टडी से प्रूव किया, उन्होंने बताया कि मार्जिनल कॉस्ट = मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग और मार्जिनल रूल इज नॉट the important rule. Actually, firm decides or determine their price on the basis of average cost. That is new thing, average cost pricing. तो रियलिटी कहती है एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, लेकिन न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म कहती है मार्जिनल कॉस्ट। तो ये एक तीसरा अलग टाइप का डिफरेंस। जब हम आगे जाएंगे और बात करेंगे अलग अलग थ्योरी ऑफ फर्म की, तो हम देखेंगे उसमें कि बेसिकली आज के ज़माने में जो फर्म प्राइस तय करती हैं, सभी फर्मों के प्राइस तय करने के जो मानदंड हैं वो भी एक नहीं होते हैं, वो भी एवरेज कॉस्ट पर नहीं होते। देयर आर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कई तरीके की कीमत की रणनीतियाँ होती हैं। ये बड़ी पुरानी बात हो गई। एक नई बात कि भाई जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म कहती थी कि MC = MR से कीमत निर्धारित होगी, ऐसा नहीं है। कीमत निर्धारण के कई आधार होते हैं, कई मानदंड होते हैं, एक नई बात। इसके अलावा न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म में हम मानते हैं कि कोई एक फर्म पूरी निश्चितता के साथ ये जानती है कि उसकी डिमांड और कॉस्ट कंडीशंस क्या हैं, जबकि रियल्टीज़ ये कहती हैं कि किसी फर्म को पूरी तरीके से ये नहीं मालूम होता कि उसकी अपनी मांग और लागत की दिशाएं क्या हैं, क्योंकि ओलिगोपोली मार्केट हमको बड़ी साफ से एक बात की जानकारी देता है, अगर फर्मों की संख्या कम है और आप अपनी उत्पादन की, कोई एक फर्म अपने उत्पादन की मांग को बढ़ाने के लिए कोई रणनीति बनाती है, तो उसका डिमांड कर्व इनडिटर्मिनेट होता है, उसका मांग वक्र अनिर्धार्य होता है, क्योंकि तमाम रणनीतियों को बनाने के बाद भी आपके उत्पादन की मांग केवल आपकी रणनीतियों पर ही नहीं, बल्कि आपके जो प्रतियोगी हैं, जो प्रतियोगी फर्म हैं, उनकी रणनीतियों पर भी निर्भर करती है। सो डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली इज इनडिटर्मिनेट। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी फर्म को अपने उत्पादन की मांग और उसकी लागत दशाओं के विषय में पूर्ण और संपूर्ण जानकारी है। ये एक अन्य आयाम जो न्यू क्लासिकल का था और जो आलोचना के दायरे में आता है। इसके साथ ही जो एंट्री कंसीडरेशंस थे, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म में एंट्री और एग्जिट की बात एक्चुअल है, जबकि मॉडर्न थ्योरी ऑफ फर्म में जो वास्तविक स्थितियाँ दिखती हैं वो ये बताती हैं कि एंट्री और एग्जिट की जो बात है वो पोटेंशियल है, संभावित है। इन आधारों पर यदि देखा जाए तो फर्म और फर्म के व्यवहार के विषय में जो आधुनिक विचार आते हैं
वो एक बात स्पष्ट कहते हैं कि फर्म, जैसा कि न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म कहती है कि फर्म का मतलब फर्म, वही मालिक, वही एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं है। 9% फर्म के सिद्धांत की जो आलोचना होती है उसमें यही बात कही जाती है कि जो मॉडर्न सेटअप है उसमें अगर देखा जाए तो फर्म एक कोलिशन है, फर्म एक संगठन है और फर्म में कई स्टेक होल्डर्स हैं। आधुनिक समय में जो फर्म का स्वरूप है उसमें एक ओनर है, एक एंटरप्रेन्योर है, फर्म के लेबर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, फर्म के शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा लगाया, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट है, टैक्स कलेक्टर। तो फर्म इज अ कोलिशन, फर्म इज अ कोलिशन ऑफ ओनर, एंटरप्रेन्योर, लेबर, वर्कर्स, मैनेजर्स, स्टेक होल्डर्स, गवर्नमेंट। और व्यवहार में देखा जाता है कि फर्म केवल लाभ अधिकतमीकरण नहीं बल्कि कोशिश करती है कि जितने भी उसके संगठक हैं, जो भी लोग हैं, सबके उद्देश्यों को और सबकी बातों को संतुष्ट करे, सबकी चीज़ों को सेटिस्फाई करे। जो आधुनिक स्थितियां हैं वो बताती हैं कि फर्म का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का नहीं है। फर्म चाहती हैं कि उनका उद्देश्य क्या है? लॉन्ग रन सर्वाइवल एंड इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। आज भले कम लाभ मिले, ओके, लेकिन हमारा काम ऐसा हो कि हमको लाभ निरंतर मिलता रहे, दीर्घकाल में हमारा लाभ बढ़े और दीर्घकाल में बाजार में हमारा जो हिस्सा है उसमें वृद्धि हो। ये जो बातें हैं, इन बातों ने एक परिवर्तन दिया। 1940 के दशक में सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया एक थ्योरी आई हॉल एंड हिच की, और हॉल एंड हिच ने कहा कि जो प्राइसिंग डिसीजन है वो मार्जिनल रूल से नहीं होता है बल्कि एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग से होता है। Firms decide their price on the basis of average cost and not on the basis of marginal cost. इन चीज़ों के हो जाने से एक नया परिवर्तन, एक नई दिशा बनी। जब 9% फर्म के सिद्धांतों की आलोचना हुई तो उस आलोचना से कोई एक प्रकार का हल नहीं आया। आधुनिक समय में यानी 1940s के बाद देयर वॉज डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ फर्म। फर्म के वैकल्पिक सिद्धांत विकसित हुए और नए परिवर्तनों में जो सबसे पहली चीज आई, मैंने आपका उसका जिक्र भी किया था पहली बार, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। एंड एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी वाज गिवन बाय हॉल एंड हिच, जहां उन्होंने पॉल एम सूजी की तरह यह भी बताने की कोशिश की कि आधुनिक समय में फर्म जहां पर अपनी कीमत को निर्धारित करती है वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर होता है। हॉल एंड हिच ने किंग डिमांड को यूज़ किया था यह बताने के लिए कि प्राइस फर्म जहां डिसाइड करती है वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां एवरेज कॉस्ट होती। तो प्राइस where firm decide the price, it is the point where price
इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। स्वीजी ने किंग डिमांड कर को बताने का इस्तेमाल दूसरे कारण से किया था, वो एक अलग बात है जो मैं आप लोगों को बता चुका। पहला डेवलपमेंट एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी ऑफ हॉलैंड हिच, और इसमें गॉर्डन ने, लेस्टर ने भी अपना योगदान दिया। नई अप्रोच में फर्म के या मार्केट थ्योरीज की नई अप्रोच में दूसरा डायमेंशन आता है लिमिट प्राइस थ्योरी का, सीमा कीमत सिद्धांत का। और सीमा कीमत सिद्धांत में जो मुख्य नाम जुड़ा हुआ है वो है बेन का। इसके अलावा साइलोस, लेबिनी, मोडिग्लियानी, इन लोगों ने भी सीमा कीमत सिद्धांत को विकसित करने में अपना योगदान दिया था। सीमा कीमत सिद्धांत यह कहता है कि जो आधुनिक फर्म है वो अपनी कीमत को इस प्रकार से रखना चाहती हैं, इस प्रकार से बताना चाहती हैं कि जो कीमत मार्जिनल रूल से बताई गई कीमत, प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि वो कीमत जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में फर्म बताती है, प्राइस बराबर मार्जिनल कॉस्ट, एक लिमिट, लोअर लिमिट, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग प्राइस जो एमसी बराबर एमआर से मोनोपोली में आता है। यानी कि जो फर्म है वो फर्म अपनी कीमत को परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस और मोनोपोली प्राइस के बीच में रखती है, इस तरीके से कि प्राइस को ऐसा रखा जाए कि जो नई संभावित फर्म बाजार में प्रवेश करना चाहती हैं और प्रतियोगिता करना चाहती हैं उनको रोका जा सके। इसे हम लिमिट प्राइस थ्योरी कहते हैं। एक तीसरा डायमेंशन जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ फर्म या अल्टरनेटिव थ्योरी ऑफ फर्म में आता है उसको हम मैनेजरियल थ्योरीज ऑफ फर्म कहते हैं। फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत। फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांतों में 3 प्रकार की थ्योरीज आती हैं। बॉमल का सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, बॉमल का विक्रय आगम अधिकतमीकरण सिद्धांत, दूसरा मैरिस का मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ, समृद्धि संतुलन दर अधिकतमीकरण सिद्धांत, और विलियमसन का थ्योरी ऑफ मैनेजरियल डिस्क्रिशन, प्रबंधकीय विवेक का सिद्धांत। न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म की आलोचना के बाद जो नए सिद्धांत आए उन सिद्धांतों में फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांतों का विशेष महत्व है। बॉमल, मैरिस और विलियमसन के जो तीनों सिद्धांत हैं उसमें फर्म के उद्देश्य अलग अलग हैं। तीनों ही फर्म के प्रबंधकीय सिद्धांत हैं। बॉमल का जो सिद्धांत है उसमें फर्म का उद्देश्य है कि फर्म चाहती है कि वो अपनी विक्रय आय को अधिकतम करे। मैरिस के मॉडल में फर्म चाहती है कि समृद्धि संतुलन दर को अधिकतम करे। विलियमसन के मॉडल में उद्देश्य है कि जो प्रबंधक है, जो मैनेजर है, वह अपने उपयोगिता फलन को अधिकतम करना चाहता है, लेकिन इन तीनों ही सिद्धांतों में बॉमल, मैरिस और विलियमसन में एक बात कॉमन है, और कॉमन ये है दैट these objectives has to be satisfied with
minimum constraint or with the given constraint. और वो constraint क्या है? और वो constraint है minimum profit constraint, न्यूनतम लाभ प्रतिबंध। अर्थात बॉमल के मॉडल में फर्म अपने विक्रय आय को अधिकतम करना चाहती है, अधिकतम करेगी, लेकिन उसको आय वो अधिकतम करे या ना करे, लेकिन आय अधिकतम करने के लिए पहले उसको क्या करना है, पहले उसको क्या चीज़ को सेटिस्फाई करना है, वो है मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट, न्यूनतम लाभ को पूरा करने के उद्देश्य या प्रतिबंध के साथ, तब ऑब्जेक्टिव आएगा सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का। अगर मिनिमम का प्रॉफिट कांस्टेंट पूरा नहीं हो रहा है तो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज हो या ना हो, सेल्स रेवेन्यू के मैक्सिमाइजेशन की बात है, लेकिन पहले क्या है, मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट। जिसने आपको नौकरी दी है, जिसने आपको मैनेजर रखा है, जिसने आपको काम दिया है, उसको न्यूनतम जितना लाभ देना है पहले वो आप देंगे, और उस मिनिमम प्रॉफिट कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए आप जितना चाहें उतना सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर लें। यही आपकी खूबी है, यही आपकी काबिलियत है, इसी पर आपको और तनख्वाह आगे मिलेगी। मैरिज के मॉडल में भी यही बात है, दोनों साइड आती हैं। जब हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ की बात कहते हैं तो डिमांड और सप्लाई दो साइड आती हैं, एक साइड ओनर से जुड़ी होती है, एक साइड एंटरप्रेन्योर मैनेजर से जुड़ी होती है। मैनेजर के अपने उद्देश्य हैं, ओनर के अपने उद्देश्य हैं, लेकिन बात वहीं बनेगी जहां दोनों के उद्देश्य मेल खाएंगे। मैक्सिमाइजेशन ऑफ बैलेंस रेट ऑफ ग्रोथ। इसी प्रकार से जब विलियमसन के मॉडल में हम जाते हैं तो वहाँ पर हमको पता चलता है कि आधुनिक फर्म के अंतर्गत जो मैनेजर है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, लेकिन वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए जो भी काम करे और जो भी काम करने की प्रक्रिया में उस मैनेजर को ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से फर्म का लाभ होगा, इसके लिए उसके अधीन, उसके डिस्क्रिप्शन पे जो फंड्स होते हैं वो फंड्स वो उपयोग में लाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अधीनस्थ स्टाफ के ऊपर खर्च करता है, और इस डिस्क्रिशनरी फंड का इस्तेमाल करके वो अपने यूटिलिटी फंक्शन को भी बढ़ाता है, जो यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमम करना उसका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन एक बात वो नहीं भूलता है, और वो ये कि हमको जो फर्म को मिनिमम प्रॉफिट देना है वो हमको देना है, वो हमको करना है। मैनेजरियल थ्योरीज ऑफ फर्म के बाद एक नई कैटेगरी आती है बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ फर्म की, फर्म के व्यवहारवादी सिद्धांत, और ये सिद्धांत साइरेट और मार्च के द्वारा दिए गए थे। तो इस ब्रेकअप में, इस इंट्रोडक्शन के साथ अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो सिलेबस के हिसाब से आज हम लोगों ने चर्चा की कि फर्म के जो 9% सिद्धांत थे उनकी आलोचना क्यों हुई, और अब हम आगे जो बात करेंगे वो बात ये होगी कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ फर्म में बॉमल की थ्योरी में क्या कहा गया।